डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में हुई शामिल। पानी की मूलभूत आवश्यकता पर जोर दिया। 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के बाद ग्रामीण समाज के 78% लोगों के पास पहुंच रहा है पानी। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामलों में आई कमी। 2021 में 7,000 से घटकर 2023 में रह गए हैं 2,300 मामले। कई नीतियों के माध्यम से किसानों को पराली ना जलाने के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। किसानों को रबी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह। एनपीके उर्वरक है डीएपी के सस्ते और अच्छे। एनपीके खाद के उपयोग से फसलों की लागत में आती है कमी और उपज की गुणवत्ता में भी होती है वृद्धि। बंगाल की खाड़ी में रौद्र रूप लेता जा रहा है एक और चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में निम्न दबाव क्षेत्र में हो सकता है तब्दील और इसकी वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में पानी की मूलभूत आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पानी अत्यंत जरूरी है और साथ ही उन्होंने 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के आने के बाद से ग्रामीण समाज के 78% लोगों के पास पानी पहुंचा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किए बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। और रबी फसलों की बुआई का समय नजदीक आ गया है, जिसके चलते खाद और उर्वरकों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। ऐसे में किसान डीएपी खाद की जगह पर वैकल्पिक खाद का उपयोग कर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कड़ी में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग जबलपुर ने किसानों को रबी फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को एनपीके उर्वरक का उपयोग करने के संबंध में जरूरी जानकारी भी प्रदान की गई है। किसानों को बताया गया है कि एनपीके ग्रेड के उर्वरक अपेक्षाकृत डीएपी से सस्ते और अच्छे उर्वरक होते हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश जैसे मुख्य पोषक तत्वों का समावेश होता है। ये उर्वरक डबल लॉक केंद्रों, समितियों एवं पंजीकृत कृषि आदान विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसानों को एनपीके उर्वरक का उपयोग फसलों की बोनी के समय नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की संपूर्ण मात्रा के साथ आधार उर्वरक के रूप में करना चाहिए। एनपीके खाद के उपयोग से न केवल फसलों की हालत में कमी आती है, लागत में कमी आती है, बल्कि उपज की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है।
हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामले 2021 में 7,000 से घटकर 2023 में 2,300 रह गए हैं। हरियाणा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव प्रदीप कुमार ने कहा है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और नोडल अधिकारी मामलों को कम करने के लिए स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फसलों की कटाई 2 चरणों में होती है, जल्दी और देर से, जिसके बाद पराली जलाई जाती है। कई नीतियां हैं जिनके माध्यम से किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई बार तो किसानों पर जुर्माना भी लगाया जाता है अगर वे पराली जलाते पकड़े जाते हैं। इस बीच 21 अक्टूबर को पंजाब के किसानों ने पराली जलाने का स्थायी समाधान खोजने का आग्रह किया और दावा किया है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश अनुसार 15 सितंबर से शुरू होने वाले चालू सीजन के दौरान धान की फसल के अवशेष जलाने वाले सभी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इस ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन सरकार और असंगठित श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करेगा, जिससे असंगठित क्षेत्र श्रमिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए श्रमिकों को उन योजनाओं की जानकारी मिलेगी जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ई श्रम पोर्टल पर अभी तक 12 योजनाओं को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से सफलतापूर्वक ई श्रम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है, जो सरकार की असंगठित श्रमिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च होने के बाद से ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। लास्ट बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अनाउंसमेंट करा था कि ई श्रम पोर्टल को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित करेंगे। आज ई श्रम पोर्टल को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में लॉन्च करा गया है, जिसमें भारत सरकार की सभी योजनाएं इंटीग्रेट हो चुकी है, ताकि इस देश के कोई भी श्रमिक को उसके लिए भारत सरकार ने बनाई हुई कोई भी योजना का लाभ एक सिंगल विंडो सिस्टम से मिल पाएगा। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान रौद्र रूप लेता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका है। ये चक्रवाती घेरा अगले 24 घंटे में एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है और इसकी वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में अलर्ट। तटीय क्षेत्र आ सकते हैं चक्रवाती तूफान की चपेट में। तेज हवा के साथ भारी बारिश की भी आशंका। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। बंगाल की खाड़ी में तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अपने खास बुलेटिन में बताया कि 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका है। वहीं 24 अक्टूबर को ये तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। And on 24th and 25th, the state is likely to experience heavy to very heavy rainfall at a few places, with isolated extremely heavy rainfall over the district of Odisha, mostly over the coastal district of Odisha, and that red color warning is issued for 24th and 25th. District-wise warning will be issued soon. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मौसम की ये प्रणाली एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है और तटीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 24 व 25 अक्टूबर को 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। उत्तर अंडमान सागर में आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा और ये लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 22 तारीख सुबह तक एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 23 तारीख को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत होगा। कोई भी मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके प्रभाव में
रेनफॉल ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट में 23 तारीख को शुरू होने वाला है। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में 23 अक्टूबर से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर ओडिशा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार ने संभावित चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। We have started the preparation, notwithstanding the intensity and the direction of the cyclonic storm. We are prepared, and the Chief Secretary has already taken on a meeting of the preparation with the collector and district magistrates. The SRC has also taken on a meeting with the concerned collectors. 3 type of warning has been issued. Yellow warning has been issued to few districts, and red warning has also been issued to few districts. मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने चक्रवात के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, हाई अलर्ट जारी किया गया है और अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि चक्रवात की दिशा क्या रहेगी। चक्रवात के नॉर्थ उड़ीसा की तरफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे उड़ीसा के 3 जिले केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक विशेष तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। बाकी तटीय जिलों में तेज बारिश हो सकती है। चक्रवात के 24 तारीख के बाद तीव्र होने की संभावना है और इसीलिए अभी हमारे पास समय है, हम समीक्षा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और उसमें झाग का सैलाब दिखाई दे रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। हालांकि कालंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। आज शहर का AQI 300 के पार पहुंच गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है और इससे निपटने के लिए शहर में दिल्ली सरकार द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर को देखते हुए ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। AQI लेवल यहां पर 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है और जिसके तहत आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली NCR में चिन्हित सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। CAQM ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। लोगों से तकनीक की मदद लेकर कम भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर आवाजाही करने की अपील की गई है, जबकि CNG, इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा और साथ ही धूल पैदा करने वाले निर्माण गतिविधियों से बचने को कहा गया है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख सेक्टरों के लिए उपायों को तेज किया जाएगा और इस दौरान डीजल जनरेटर चलने पर भी रोक रहेगी। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। जनरेटरों के इस्तेमाल को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। वहीं प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए भी पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी भूमि अभिलेखों के पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग पर सोमवार को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। चौहान ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि लैंड रिकॉर्ड का काम देखने में महत्वपूर्ण काम नहीं लगता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर ये देखता था कि व्यवस्थित लैंड रिकॉर्ड नहीं होने के कारण रिकॉर्ड में
हेराफेरी हो जाती है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए व्यवस्थित और प्रामाणिक लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है और इसीलिए ये काम बहुत ही ज़रूरी है। चौहान ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही लाभार्थियों को मिले, ये सुनिश्चित करने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास का लाभ उठाते हुए हमारी सरकार 2016 में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम लागू किया। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड मैनेजमेंट प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। और अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सोमवार को मंडियों में कपास के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 19 अक्टूबर को कपास का भाव रहा 7,330 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 200 रुपए चढ़कर 7,530 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में कपास के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 19 अक्टूबर को कपास का भाव रहा 7,400 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 100 रुपए गिरकर 7,300 रुपए पर आ गया। इसी तरह कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी कपास के भाव में नरमी रही। यहां 21 अक्टूबर को इसका भाव 400 रुपए लुढ़ककर 6,200 रुपए से 5,800 रुपए हो गया। साथ ही राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 19 अक्टूबर को इसका भाव रहा 8,005 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 45 रुपए की छलांग लगाकर 8,050 रुपए पर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 21 अक्टूबर को कपास का कारोबार 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325,22,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336,60,000 गांठ थी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सेब की आवक सामान्य रही। वहीं मंडियों में इसके भाव भी चढ़ते उतरते रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 19 अक्टूबर को सेब का भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 1,500 रुपए बढ़कर 6,500 रुपए हो गया। इसी तरह दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 19 अक्टूबर को इसका भाव रहा 7,250 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 300 रुपए की तेजी के बाद 7,550 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 19 अक्टूबर को इसका भाव रहा 4,600 रुपए, जो कि 21 अक्टूबर को 600 रुपए टूटकर 4,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 21 अक्टूबर को इसका भाव 6,800 रुपए पर बना रहा। देश में सेब की पैदावार में तेजी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर, मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर भारत में जहां एक तरफ मौसम धीरे धीरे ठंड की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खेती बाड़ी से जुड़े काम भी बदल रहे हैं। जहां एक तरफ तैयार फसलों की कटाई चल रही है, तो दूसरी तरफ नई फसलों की बुवाई का काम भी शुरू हो गया है। आने वाला समय रब्बी की फसलों की बुवाई का है। इसको देखते हुए उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना बेहतर तरीका साबित हो सकता है। पुरानी फसलों की कटाई के बाद जो खेत खाली हुए हैं, पहले उनकी ठीक से सफाई करें। उसके बाद जुताई करके खेत को अच्छे से तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में मेथी, धनिया और मूली की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान मटर की अगेती किस्म की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में सरसों, गाजर और मटर बोएं। दिल्ली के पास के इलाकों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और टमाटर की रोपाई भी की जा सकती है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पूर्वी इलाकों में तैयार धान और मक्का की कटाई का काम करें। साथ ही कपास की चुनाई शुरू कर दें। हरियाणा के किसानों के लिए इन दिनों सरसों, मूली और पालक की बुवाई करना फायदेमंद रह सकता है। पूर्वी हरियाणा के किसान धनिये की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के किसान भाबर और तराई क्षेत्र में तैयार मक्का की कटाई का काम करें। उड़द, मूंग और सोयाबीन की फसल तैयार होने पर कटाई में देरी ना करें। उत्तराखंड के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई का काम करें। यहाँ अगेती पत्तेदार सब्जियों की बुवाई भी जारी रखें। यहाँ के किसान गेहूं, बरसीम और जौ भी बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 कर्मचारी घायल हो गए हैं कि धमाका F6 सेक्शन में एरियल बम में हुआ, जिसकी वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। नांदेड़ जिले के हद गांव के पश्चिम में सांवर गांव की सीमा में सुबह 6:52 पर झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। NIA ने पंजाब में हुए आतंकी साजिश मामले में खालिस्तानी आतंकवादियों रिंदा और लांडा के प्रमुख सहयोगी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ मोहाली स्थित NIA की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी करनी होगी। यूपी में बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में घरेलू सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान का लेंटर गिर गया। मलबे के तले दबने से ही एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी आज से नामांकन दाखिल कर पाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर और राव लोहरदग्गा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को उनकी मौजूदा जामताड़ा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चतरा विधानसभा सीट से उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने जनार्दन पासवान को चतरा से टिकट दिया है। कोलकाता के आरजी कर मामले में जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन साथी डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने का आंदोलन जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोमवार देर शाम कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए गांदरबल जिले के गगनगीर में हुए आतंकवादी हमले की जमकर निंदा की गई और विरोध जताया गया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है जन जन की।